सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 12 पौधे के पंख के उपविषय निपात और अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 12। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वो बोला हंसने ही की तो बात है। ही और तो जो शब्द हैं ये निपात कहलाते हैं, जो वाक्य को बल देते हैं। अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। अक्सर वाक्यों में हम इस तरह के शब्द देखते हैं जो वाक्य को बल देते हैं। भी, तो, यही तो, इस तरह के। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। माँ भी तो यही कहती है, मेरा इकलौता पौधा है। यदि वाक्य में आपको इस तरह के शब्द ही, तो, भी मिले जो वाक्य को बल दे रहे हैं, तो वह सभी शब्द निपात कहलाते हैं। आइए निपात का प्रयोग करते हैं और इसको परिभाषित करते हैं। इन वाक्यों में ही, तो, भी सभी शब्द जो हैं वो निपात शब्द हैं। जो शब्द वाक्य में अर्थ विशेष पर बल देते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे खेलों में भी, तो ये वाक्य का अर्थ है कि मैं खेलों में भी क्या करता हूँ, बहुत कम भाग लेता हूँ। तो किसमें बहुत कम भाग लेता हूँ? खेलों में भी। इसका अभिप्राय है कि अन्य विषयों के साथ साथ खेलों में भी। अब आइए अगला प्रश्न करते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। ये दो प्रकार के वाक्य हमें हैं। एक ही वाक्य को हमने दो तरह से लिखा है। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है कि लेखक खेलों में कम भाग लेता है, लेकिन पहले वाक्य में भी लगने से विशेष अर्थ प्रकट होता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है। जबकि दूसरा वाक्य हमारे पास जो है, उसमें कोई विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता है। उसमें सीधा एक अर्थ स्पष्ट होता है कि खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। अब प्रश्न नंबर 2 में हमें कुछ निपात दिए गए हैं जिनको हमने रेखांकित करना है वाक्य में से। तो सर्वप्रथम क भाग को देखते हैं। माताजी मुंबई से कल ही आई है। तो वो बता रहे हैं कि कब आई है, कल ही आई है। वह भी पिताजी के साथ चला गया। परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। तो यह अर्थ पर बल है कि परीक्षाएं शुरू होने में कितना समय रह गया, केवल मात्र 2 दिन। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। मैंने तो उसे देखा भर था। वो रात तक यहीं बैठा रहा। मैं दिन भर काम कर रहा था। तो इस तरह जितने भी ये शब्द हैं, केवल, मात्र, तक, तो, भी, ही, ये सभी निपात शब्द हैं जो अर्थ पर बल दे रहे हैं वाक्य के। आगे हमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर हमें खाली स्थान भरना है। वाक्य के अर्थ को देखते हुए, यह काम कर तो लेने दो, मुझे ही परेशान करते हो, हम भी चलेंगे जल्दी, क्या है, वह आगरा ही जाएगा, वह तो कब की चली गई, हम दोनों ही बहुत मेहनती हैं। इस मात्रा को नीचे लाना है आपने, हम दोनों ही मेहनती हैं। अब आगे जो है निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ही, हम कल से ही अपनी आदत सुधार लेंगे। अगला वाक्य भी, मैं भी खेलने जाऊंगा। तो माँ ने डांटा तो तुम क्या करोगे, या इस तरह से भी वाक्य बन सकता है, माँ ने डांटा तो तुम चुप रहना। केवल, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। तक, मैं कल तक अपना सारा काम खत्म कर लूंगा। भर, मैं दिन भर काम करता रहा। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास निपात हैं, हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इस अर्थ को देखते हुए कि वो अर्थ पर बल दें। अब जो दूसरा उपविषय है वह गद्यांश, जिसको पढ़कर हमने नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस पाठ 12 में। इस गद्यांश में हमें एक कहानी बताई गई है। बगदाद शहर का रहने वाला सिंदबाद नाम का एक अमीर तथा कुशल नाविक था। उसने कई अद्भुत यात्राएं की थी। एक बार अपने साथियों के साथ यात्रा करते करते उसका जहाज एक टापू के किनारे जा लगा। टापू बहुत सुंदर था। फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के बहते झरनों को देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र के बीच में एक टापू था। टापू पर घूमते घूमते सिंदबाद बहुत आगे निकल गया
थकावट के कारण वो एक छायादार पेड़ के नीचे सो गया। जब नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो चुके थे, गायब हो चुके थे। सिंदबाद बहुत घबरा गया। इतने में एक विशाल पक्षी नीचे उतरा। सिंदबाद ने झट से अपनी पगड़ी उतारकर स्वयं को पक्षी के पैरों से बांध दिया। सुबह होते ही पक्षी के साथ वो दूसरी घाटी में जा उतरा। वो हीरों की घाटी थी। वहां चारों ओर चमचमाते हीरों के ढेर लगे थे, परंतु हीरों के साथ बड़े बड़े सांप भी वहां रेंग रहे थे। सिंदबाद के तो होश उड़ गए। उसने जल्दी से कुछ हीरे अपनी जेबों में भर लिए। थोड़ी देर में वहां बड़े बड़े मांस के टुकड़े गिरने लगे। उन पर कुछ हीरे चिपक गए। सिंदबाद ने एक मांस के टुकड़े के साथ अपने आप को बांध दिया। तभी एक विशाल पक्षी ने उसी मांस के टुकड़े को उठाया और सिंदबाद को घाटी के उस पार ले उड़ा। सिंदबाद ने वहां खड़े हीरों के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हीं के साथ बगदाद लौट आया। तो ये थी बच्चों सिंदबाद की कहानी। आइए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। जब भी हम गद्यांश का अभ्यास कार्य करें या पद्यांश का अभ्यास कार्य करें अर्थात प्रश्न उत्तर करें उस पर आधारित, तो सबसे पहले उस गद्यांश या पद्यांश में जो कठिन शब्द दिए हैं उन शब्दों के अर्थों को हमने समझना है और ध्यान से प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर यहीं से छांटने हैं। उनको हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं गद्यांश या पद्यांश से उठाकर। सिंदबाद कौन था? सिंदबाद बगदाद शहर का एक अमीर तथा कुशल नाविक था। का शब्द का 2 बार प्रयोग है। आप एक लिखेंगे, का एक। क्या देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। टापू पर फलों से लदे हुए पेड़ और मीठे पानी के झरनों को बहता देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। ग भाग, सिंदबाद क्यों घबरा गया? सिंदबाद इसलिए घबरा गया क्योंकि जब उसकी नींद खुली तो उसके साथी और जहाज आंखों से ओझल हो गए थे। हीरों की घाटी में क्या क्या था? हीरों की घाटी में चारों ओर चमचमाते हीरों के ढेर लगे थे और हीरों के साथ बड़े बड़े सांप भी रेंग रहे थे। सिंदबाद ने अपनी कहानी किसे सुनाई? जो हमने गद्यांश के अंत में पढ़ा। सिंदबाद ने हीरों के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई। तो इस तरह हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का जो अभ्यास कार्य था वो समाप्त हुआ। अब हमें समस्त पद दिए गए हैं जिनका विग्रह करते हुए हमें समास का नाम लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समास समझाए हैं बहुत विस्तृत रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब के लिए कारक विभक्ति लगी है तो हमें पता है कि कारक विभक्तियों का प्रयोग केवल तत्पुरुष समास में होता है। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला द्विगु समास संख्या है। जल धारा, जल की धारा, का के की का प्रयोग भी तत्पुरुष में होता है, तत्पुरुष समास। नवरात्र, 9 रातों का समाहार, फिर संख्यावाची है। संख्या दी गई है पहले पद में, पहले खंड में, इसलिए द्विगु समास है क्योंकि द्विगु समास में पहला खंड प्रधान होता है। राजा रंग, राजा और रंग के बीच में योजक चिन्ह लगा है जो हमें बताता है कि दोनों ही पद महत्वपूर्ण है, दोनों ही प्रधान है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है क्योंकि द्वंद्व समास में हमारा नियम है कि दोनों ही पद या दोनों ही खंड प्रधान होते हैं, समान महत्व रखते हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो हम उस योजक चिन्ह को हटाकर और का प्रयोग करते हैं। जल योजक थल, जल और थल द्वंद्व समास है ये भी। अब समास के उपरांत आइए अगला प्रश्न करते हैं कि हमें समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखना है। अब हमें विग्रह दिया गया है और हमें समस्त पद बनाना है। 100 अवधों या वर्षों का समूह, अवध बोलते हैं वर्षों को, अवधों का वर्षों, तो 100 अवधों के समूह को कहते हैं शताब्दी, द्विगु समास है क्योंकि 100 संख्यावाची है। गंगा और यमुना, और लगा है इसलिए स्पष्ट होता है कि ये द्वंद्व समास है, इसलिए हम और को हटाकर केवल योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। गुण से युक्त, गुणवती, गुण से युक्त तत्पुरुष समास। 3 फूलों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, यहाँ 3 फूलों का होगा तो त्रिफूल
त्रिफूल हो जाएगा, और अगर त्रिफला होगा तो 3 फलों का, फलों में त्रिफला और 3 फूलों का में त्रिफूल, द्विगु समास। शरण में आगत, शरणागत, तत्पुरुष समास। पूर्व और पश्चिम, यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, पूर्व पश्चिम द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ और का प्रयोग किया गया है योजक चिन्ह को हटाकर। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो सबसे पहले हमने शब्द को देखना है और उसमें उपसर्ग कहाँ लगा है, प्रत्यय कहाँ लगा है और मूल शब्द कहाँ है, अर्थात अर्थपूर्ण शब्द कहाँ है और शब्दांश कहाँ है, उसमें भिन्नता को समझना है। संपत्ति, सम अनुस्वार जो लगा है वहाँ हलंत रूप हो जाएगा और मूल शब्द पत्ति, संपत्ति। अतिशय, अति और शय। प्रतिकूल, प्रति और कूल, कूल का अर्थ है इसलिए वो मूल शब्द है। सुकन्या, सु शब्दांश है इसलिए उपसर्ग है, और कन्या मूल शब्द है क्योंकि इसका अपने का अर्थ है अनुग्रह, अनु का अर्थ नहीं होता है इसलिए उपसर्ग, और ग्रह मूल शब्द क्योंकि अनु जब ग्रह के साथ मिला है तो अनुग्रह शब्द बना है अर्थपूर्ण। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरिए। अब प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हमने रिक्त स्थान भरने हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परंतु वो शब्द के अंत में लगते हैं। राजू बहुत बल दिया है, तो बलवान जो हमने लगाया वो प्रत्यय है। रमेश की आवाज में ता जो हमने लगाया वो प्रत्यय, मधुरता। प्रतिमा के घर की सजावट, आवट जो हमने लगाया वो प्रत्यय है, सजा प्लस आवट, सजावट। ईश्वर बहुत दयालु है, दया में आलू प्रत्यय लगाया हमने जो दयालु बना। मुझे चलते चलते घबरा में हमने आहट प्रत्यय लगाया, घबराहट होने लगी। ज्यादा काम करने से थक जमा आवट, थकावट हो रही है। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और ऊपर हमने किए उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखनी है। मिलना का मिलावट जो भाव को प्रकट कर रहा है, प्रसन्न का प्रसन्नता, देव का देवत्व, युवक का यौवन, चढ़ाई का चढ़ना, चिकना का चिकनाहट। प्रश्न नंबर 11 में हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करते हुए हमने अर्थ भी लिखना है। सबसे पहले वाक्य निर्माण करना है। नाक में दम करना, मच्छरों ने मेरी नाक में दम कर दिया, अर्थ होता है बहुत तंग करना। दूसरा ख भाग में मुहावरा है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ होता है हैरान होना। परीक्षा परिणाम सुनकर राम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। आसमान सिर पर उठाना, वाक्य दर्शकों ने आसमान सिर पर उठा दिया या लिया। बहुत शोर करना। अब प्रश्न नंबर 12 में हमें एक डायरी के प्रारूप के विषय में लिखना है कि अपने जीवन का कोई भी अनुभव जो है हमने डायरी के रूप में लिखना है। डायरी लिखने के जो नियम है उसके अनुसार ये जरूरी नहीं है कि हम डायरी में किसी का नाम लिखें, क्योंकि डायरी हमारी पर्सनल होती है, उसमें हम किसी तरह से भी उसको लिख सकते हैं। पर परीक्षा के अनुसार जब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें हम नियमों में बंध जाते हैं, अन्यथा हम डायरी को अपने अनुसार लिख सकते हैं। हमें यह आवश्यकता नहीं है कि हम दिन डालें, हम दिनांक डालें, उसकी आवश्यकता या समय डालें, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर एक प्रारूप है डायरी लिखने का कि जब हम परीक्षा के रूप में इसको लिखते हैं, प्रश्न पत्र में हम इसको लिखते हैं, तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम दिन डालते हैं 24 सितंबर 2020। सोमवार भी लिख सकते हैं आप, शुक्रवार भी लिख सकते हैं। ऊपर मैंने शुक्रवार लिखा है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप सोमवार भी लिख सकते हैं। समय रात 9 बजे का। प्रिय डायरी, आज मैं अपने जीवन की एक रोमांचक यात्रा के अनुभव को लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। पिछले महीने हमारी पाठशाला से एक 15 दिनों के लिए ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया गया था। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था जब मैं अपने माता पिता से दूर
अपने सहपाठियों के साथ मनाली गया था या गई थी। हम सभी बच्चों ने वहां बहुत मजे किए। मुझे पहली बार नदी पार करने और टेंट अर्थात तंबू में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। विराम, हमने पहाड़ को रस्सियों की सहायता से चढ़ा और उतरा। यह अनुभव मेरे लिए रोमांच अर्थात जिज्ञासा से क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। वहां हम 80 किलोमीटर तक पैदल चले। शाम तक हम थक कर चूर हो गए थे। इस थकावट में भी रोमांच एवं आनंद का अनुभव हो रहा था। तंबू में हम सब ने थोड़ी देर आराम किया और खाना खाने के बाद बाजार घूमने गए। हमने वहां अपनी अपनी पसंद का सामान खरीदा। अंधेरा होने के समय हम तंबू में वापस आ गए। हमने सारी रात तंबू में गुजारी। चांदनी रात में प्रकृति बहुत सुंदर लग रही थी। अगले दिन हम सभी प्रातः काल उठकर बस में बैठे और गाते बजाते घर की ओर चल पड़े। ये यात्रा मेरे लिए कभी ना भूल सकने वाली यात्रा थी या भूलने वाली यात्रा थी। इस यात्रा में हमने अपने जीवन के मूल्यों को सीखा। अगले दिन प्रातः स्कूल जाकर हमने बच्चों से यात्रा के अनुभव बांटे। अलविदा डायरी। जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें। आप डायरी को अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। उसमें आप जितना लिखना चाहें, आप समय का परिवर्तन भी कर सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं। पर डायरी रात को सारे दिन के अनुभवों पर लिखी जाती है, इसलिए डायरी का समय अक्सर शाम का रखा जाता है या रात का रखा जाता है। तो इस तरह मैंने एक प्रयास किया है आपको डायरी का प्रारूप देने का कि किस तरह हमने डायरी को लिखना है और किस तरह हमने पाठ पारा के अभ्यास कार्य को करना है। आशा है कि ये आपकी पढ़ाई में सभी की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो नए आने वाले वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे। इसी आशा के साथ कि आप अपनी शिक्षा में आने वाली विभिन्न समस्याओं को मेरे इस चैनल तक पहुंचाएंगे ताकि मैं इसके माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण कर सकूं। इसके लिए मैं इस बात को अपना सौभाग्य समझूंगी कि जितनी भी समस्याएं आए उनका मैं निदान कर पाऊं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमस्कार। सबसे ये गुजारिश है कि नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको जिस भी वीडियो की आवश्यकता हो या नए वीडियो जो मैं डालूं वो आप तक अवश्य पहुंचे। नमस्कार।